Hello to everyone. Welcome to Excellency IAS YouTube चैनल. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में आज सिलेबस डिस्कस करेंगे. वी आर कंडक्टिंग द ऑप्शनल क्लासेस एट एक्सेलेंसी IAS बोकारो और यहाँ पर आपको ऑप्शनल की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में मिल जाएगी. इसके लिए अधिक जानकारी के लिए जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो लेट स्टार्ट द सेशन. Public administration is one of the highly sought the optional subject for UPSC मेंस एग्जामिनेशन. ऑप्शनल्स पे एक अच्छी पकड़, अच्छी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी कमांड होनी चाहिए. एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट इट इज द मोस्ट क्रिटिकल टू डिटरमाइन योर द फाइनल सिलेक्शन इन द मेरिट लिस्ट. So that's why optional requires a sort of specialization and it should be the foundation of the entire preparations. ऑप्शनल सिलेक्शन पे एक सेपरेट वीडियो जो अलग से अपलोड किया जाएगा, लेकिन आज हमारा जो डिस्कशन का डोमेन है वी विल डिस्कस द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, लोक प्रशासन. इस लोक प्रशासन के वैकल्पिक विषय में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो कंटेंट दिया गया है, दैट इज द सिलेबस गिवन बाय द कमीशन, उस पर चर्चा करेंगे. साथ में थोड़े स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच की बात करेंगे. तो ये सब चर्चा को शुरू करने के पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर की बात करें ना. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनी ऑफ द ऑप्शनल देयर आर द टू पेपर्स. ऑप्शनल में कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होता है, दैट इज पेपर 1 एंड द पेपर 2. ठीक है. उसी तरह से लोक प्रशासन विषय में भी पेपर 1 और पेपर 2 है. इन जनरल बातें करें तो किसी भी ऑप्शनल में जो पेपर 1 जो होता है दैट कवर्स बेसिकली द फिलोसॉफिकल and the theoretical premise of the subject, the philosophical plus the theoretical aspect of the subject. And second paper, that is paper 2, mostly cover the applied dimension of the subject, that is applied part of the subject. So that's why the understanding of the paper 1 helps to better your paper 2. And both the paper 1 and paper 2 दोनों ही अच्छे होने चाहिए so that कि आपका overall subject एक स्कोरिंग और बढ़िया हो. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाई वी चूज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल? बिकॉज ऑफ इट्स द कवरेज ऑफ द जनरल स्टडी सिलेबस एज वेल. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आपकी सिलेबस कवर होगी तो जनरल स्टडीज के बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके होंगे. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में आपके टोटल 12 यूनिट्स हैं और पेपर 2 में आपके 14 यूनिट्स हैं. तो 12 यूनिट्स पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स गिवन हैं. तो फर्स्ट जो यूनिट है दैट इज द इंट्रोडक्शन. सेकेंड यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, इस पे डिटेल चर्चा करेंगे. लेट्स हैव ए ओनली ग्लिम्स अबाउट द टॉपिक और यूनिट्स मेंशन्ड. थर्ड जो यूनिट है दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर. फोर्थ इज द ऑर्गेनाइजेशंस. Fifth is accountability and control. Sixth is administrative law, a very smaller unit but very effective unit. 7 is the comparative public administration, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, CPA, comparative public administration. 8th unit development dynamics, इसमें आप development administration के बारे में पढ़ेंगे, so that is the development dynamics. 9th unit that is personnel administration. Personnel administration means the recruitment, training, posting, transfer, employee relationship, these all comes under the personal administration. 10th is the public policy. The unit number 10 में आप क्या पढ़ेंगे, that is issues what the administration government is going to handle, that is called public policy, public choice approach. All these you have to study here. 11th is the techniques of administrative improvement. किस तरह से the administration should be modernized, administration should adapt and equip with state of art technology. तो क्या क्या improvement techniques हैं, इसमें specific MIS, PERT और CPM के बारे में आपका पढ़ना है. तो there are the 3 administrative techniques, MIS, PERT and CPM. And 12th is the financial administration. Here you have to study about the fiscal policy, monetary policy and various other dimensions from core economics. So that's why these 12 unit constitute your paper 1. paper 1 के इन units पे command अच्छी होनी चाहिए. Now let's go to the paper 2. And paper 2 there are total 14 units. And most of the units are basically
फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में आपके ये 14 यूनिट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। द फर्स्ट यूनिट इज द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन की चर्चा करेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मॉडल्स की बात करेंगे कि जैसे हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रिटिश लीगेसी या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करेंगे। दैट कंस्टिट्यूट योर फर्स्ट यूनिट, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद सेकेंड यूनिट में पढ़ते हैं आप द फिलोसॉफिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स व्हाट इज द गवर्नमेंट, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस टर्म से रेफर करते हैं? द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पबैड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन शॉर्ट आगे पबैड बोलेंगे। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट, दैट इज द गवर्नमेंट इन एक्शंस, है ना, द गवर्नमेंट इन एक्शन। सो thereby you have to understand what is the government. So there the unit 2 helps you the philosophical and the constitutional framework of the government, है ना. So what is public administration? It is the government in actions, right? Now third is the public sector undertaking, that is called PSUs, है ना, इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे. Fourth is the union government and administration. Fifth is the plans and priorities, so planning commissions, नीति आयोग, है ना, you have to study. यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑल द एस्पेक्ट यू हैव टू स्टडी. देन सिक्स्थ इज द स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सेवेंथ इज द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस द इंडिपेंडेंस. इट हियर द रोल ऑफ द कलेक्टर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द रोल ऑफ द कलेक्टर सिंस द इंडिपेंडेंस. इवोल्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द कलेक्टर एज एन ऑफिस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. सो ये सारे ब्रॉडर एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस में कवर किया जाएगा. एट्थ यूनिट कॉन्स्टिट्यूट द सिविल सर्विसेज, है ना. सिविल सर्विसेज के बारे में जानना है आपको, इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज. नाइन्थ यूनिट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके पेपर 1 में थे ये कन्वर्ज करेंगे एंड बहुत सारे कंसेप्ट ओवरलैप्स करेंगे. सो ये आपके अंडरस्टैंडिंग विद द कोर इकोनॉमिक्स भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा. नाउ कम टू द 10th यूनिट. द 10th यूनिट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस द इंडिपेंडेंस. सिविल सर्विस रिफॉर्म, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन सेकेंड ARC की कुछ रिपोर्ट्स को रेफर करना पड़ेगा. सो देयर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस, इसकी चर्चा करेंगे. 11th यूनिट इज द रूरल डेवलपमेंट, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सारी चर्चा होगी. रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड व्हाट आर द मॉडल्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट, इसकी बात होगी. Similarly, the 12th unit is the urban local government, means the municipalities. That is 73rd and the 74th Constitutional Amendment Act 1992. These become very relevant here. So 11th and 12th unit is about, that is called LSG, local self government. Got it? 13th unit is law and order administration. Here you have to study about the police reforms, community policings and various other aspects of the governance you have to study here. Law and order administration. Last is the significant issues in the Indian administration. What are the emergent areas like the disaster management, like human resource, that is called the human that is called human rights violation. All these you have to study under the 14th unit, right? So these are the 14 unit of the paper 2. और पेपर 1 में कितने यूनिट्स होते हैं? There are the 12 units. So in total जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है 26 यूनिट्स का सब्जेक्ट बनता है. Now अब थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेते हैं इंडिविजुअल सब टॉपिक्स में कि क्या क्या पढ़ना रहता है. ना पेपर 1 की जब बात करें, सो पेपर 1 मैंने पहले बताया, इट इज मोर और लेस फिलोसॉफिकल एंड द थियोरेटिकल प्रेमाइस ऑफ द पेपर. ना पेपर की बात करें तो इसका फाउंडेशन क्या है? द बेस इज अंडरस्टैंडिंग विद द पेपर 1. सो दैट्स वाई पेपर 1 में आपको फिलोसॉफिकल प्रेमाइस, थियोरेटिकल प्रेमाइस, अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल्स, ये सब पढ़ना होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. ठीक ना, ऑर्गेनाइज करेंगे और जो हमारी क्लास चलेगी तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स ये आपका एक वैल्यू प्रेमाइस, अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल प्रेमाइस बनाएगा. और उस स्ट्रक्चर के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पढ़ेंगे, तब जाके यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ने से बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको समझ में नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट आवर द सेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स. एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स का मतलब देयर आर ग्रुप ऑफ थिंकर्स हु हैड गिवन द आइडियाज.
What are the ideas? Ideas with respect to अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें इन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के जो थ्योरीज हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है यूनिट नंबर 2 में, दैट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में हमें थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। सो व्हाट आर द थिंकर्स, व्हाट इज गिवन इन योर सिलेबस। So first thinker that is the scientific management and the scientific management movement, यहाँ आपको पढ़ना है F.W. Taylor के बारे में, that is called Taylor's theory and the Taylorian principle. F.W. Taylor was regarded as the father of the scientific management movement. What is the science of administration? What is the scientific management? ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब टेलर्स थ्योरी बात करेंगे। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स यू शुड नो what is the F.W. Taylor, that is called Frederick Winslow Taylor, right? Then the classical thinkers, जब हम लोग thinkers की बात करेंगे so public administration को के thinkers को दो broad category में divide किया जाता है, एक classicals and second one the humanistic thinkers, right? So first is classical and second one is humanistic thinkers. Classical thinkers जो machine view की बात करते हैं, जो robotic approach की बात करते हैं, humanistic thinkers social psychological aspect की बात करते हैं, human aspect की बात करते हैं, right? ये सब terms धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा। तो classical thinkers में ना वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, उसके पहले हम लोग और क्या क्या चर्चा करेंगे, लाइक F.W. टेलर, इसकी बात की हम लोग, दैट इज कॉल्ड टेलर्स, यू हैव टू नो। देन टेलर के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड हेनरी फियोल। फियोल वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न साइंस ऑफ मैनेजमेंट। देन गुरविक, उलिक एंड गुरविक, दैट इज कॉल्ड ग्युलिक एंड उर्विक। सो गुलिक एंड उर्विक उनको स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाएगा, सो उनके बारे में पढ़ना है। सो टेलर, फियोल, गुलिक एंड उर्विक, देन मेरी पार्कर फोले, उसके पहले दैट इज कॉल्ड मैक्स वीबर, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ द वेबर, ये आपको पढ़ना है। देन मेरी पार्कर फोले, मेरी पार्कर फोले के बाद आपको ह्यूमैनिस्टिक थिंकर्स में क्या क्या पढ़ना है, एल्टन मेयो, देन चेस्टर बर्नार्ड, एंड देन देयर इज हर्बर्ट साइमन, राइट। सो टेलर, फियोल, गुलिक एंड उर्विक, मैक्स वीबर, ये क्या कहलाते हैं, क्लासिकल्स कहलाते हैं। और फोले को ना तो क्लासिकल्स में रखते हैं ना ह्यूमैनिस्टिक में, क्योंकि इनकी जो थ्योरीज हैं वो फैंसी हैं और फ्यूचरिस्टिक इन ओरिएंटेशन है, बट फोले का जो जन्म है, टाइम है, वो क्लासिकल्स एरा में है। सो ऑल्दो शी बिलोंग्स टू द क्लासिकल एरा बट हर थ्योरी बिलोंग्स टू द ह्यूमैनिस्टिक, सो दैट्स वाई ये एक लिंक पिन की तरह काम करते हैं, ब्रिज की तरह काम करते हैं। मेरी पार्कर फोले लेडी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स है ना, मेरी पार्कर फोले। तो ये सारे थिंकर्स आपके दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में। ह्यूमैनिस्टिक थिंकर्स में ह्यूमन रिलेशन स्कूल बाय एल्टन मायो एंड अदर्स, इसके बारे में पढ़ना है। चेस्टर बर्नार्ड है ना, थ्योरी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स बाय द चेस्टर बर्नार्ड, और हर्बर्ट साइमन, डिसीजन मेकिंग के लिए हर्बर्ट साइमन पढ़ते हैं। सो क्लासिकल्स, ह्यूमैनिस्टिक, इसके साथ साथ में पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में यू हैव टू स्टडी अबाउट द थ्री थिंकर्स, दैट इज द क्रिस मैकग्रेगर, क्रिस आर्गरिस एंड लिकर्ट। मैकग्रेगर, क्रिस आर्गरिस एंड द लिकर्ट, तो इनके थ्योरीज आपको पढ़ना है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में। आया समझ में? सो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स इंक्लूड द क्लासिकल्स, ह्यूमैनिस्टिक, पार्टिसिपेटिव, राइट। अब जब क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स एंड थिंकर्स पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में देयर इज प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग, ये बहुत सारे और एस्पेक्ट को ऐड ऑन करेगा। हर्बर्ट साइमन एक थ्योरी और डिसीजन मेकिंग देता है, इसके अलावा और भी अलग अलग टेक्निक्स है डिसीजन मेकिंग के। कम्युनिकेशंस यू हैव टू स्टडी अबाउट, देयर इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे चेस्टर बर्नार्ड जब थ्योरी और एग्जीक्यूटिव्स बताएंगे तो वो बोलते हैं कि देयर आर द थ्री मेन फंक्शंस ऑफ एन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के कितने मेन फंक्शंस होते हैं? थ्री मेन फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शन? दैट इज what is the purpose of the organization, ये पहला चीज। so managers should decide what is the purpose. second, there shall be a proper channel of communications, है ना। so proper channel of communication, तो ये बात करते हैं चेस्टर बर्नार्ड यहाँ तक बोलते हैं कम्युनिकेशन इज अथॉरिटी। व्हाट इज कम्युनिकेशन? द कम्युनिकेशन इज द अथॉरिटी। बिना इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का ऑर्गेनाइजेशंस एक फेल्ड है, ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट फंक्शन। सो कम्युनिकेशन इज द लेजिटिमेसी, राइट, ये बात करते हैं। तो ये सब चर्चा करेंगे। देन मोरल,
मोटिवेशन थ्योरीज, इसमें अलग अलग एस्पेक्ट हैं, अब्राहम मास्लो, हर्जबर्ग, टू फैक्टर थ्योरी, ERG थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, ये बहुत सारे थ्योरीज आपको पढ़ने पड़ेंगे देन मोटिवेशन थिंकर्स में, राइट। देन थ्योरीज ऑन लीडरशिप, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एस्पेक्ट, इसकी चर्चा की जाएगी कि दोनों ही एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड ग्रेट मैन थ्योरीज एंड द कंटिजेंसी थ्योरिस्ट, ये सब चर्चा करेंगे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स एंड बिहेवियर आपका अंडरस्टैंडिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा, एंड तब आप कॉम्पिटेंट होते हैं कि यू शुड स्टडी दिस यूनिट, दैट इज इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस में मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज विल्सन्स विजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। वुड्रो विल्सन वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Father of public administration. In 1887 there was a seminal publication that is called Science of Administration. It was by the Woodrow Wilson. Woodrow Wilson का contribution क्या है कि एक politics administration dichotomy कि administration is different from the politics. The science of administration का footnotes Woodrow Wilson ने रखा. So that's why due to impact of this the Wilsonian article ये डिसिप्लिन की तरह इमर्ज हुआ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ओरिजिन की बात करें, इवोल्यूशंस की बात करें, तो निकोलस हेनरी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन। एंड तो इवोल्यूशन की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो इवोल्यूशंस में हम लोग किस थिंकर्स की बात करेंगे, दैट इज निकोलस हेनरी, है ना। इवोल्यूशन में कौन बात करेंगे, दैट इज निकोलस हेनरी। सो अकॉर्डिंग टू निकोलस हेनरी दैट इज डिसिप्लिन का जो इवोल्यूशंस है वो 1900 से शुरुआत होता है ना। तो कुछ थिंकर्स 1900 ऑनवर्ड्स, मतलब ये बहुत पुरानी डिसिप्लिन नहीं है एंड रिसेंट डेवलपमेंट है। बट वुड्रो विल्सन्स का आर्टिकल्स की बात करेंगे, सो वुड्रो विल्सन्स का आर्टिकल जो है 1887 में पब्लिश होता है, दैट इज द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब एस्पेक्ट यू हैव टू नो अंडर द इंट्रोडक्शन चैप्टर। नाउ चेंजिंग प्रोफाइल में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी। New public administration, then public choice approach, the challenges to LPG, the concept of governance, concept and application of NPM, मतलब किस तरह से एक गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड बैंक व्यू, गिविंग मोर एंड मोर स्पेस टू द प्राइवेट सेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड NPM, न्यू राइट फिलोसफी, ये सब चर्चा करेंगे आप कब इंट्रोडक्शंस में बात करते हैं, है ना। तो ये समझ में आया। सो दिस इज द unit number 1, that is your introductions. Now administrative thinkers, administrative behavior, उसके बाद introductions. Now organizations की बात करते हैं। organizations, everything is the organization, है ना। जैसे public administration में everything is visualized as an organization, जैसे government of India, it is an organization. Government of state, let's say government of Jharkhand, it is an organization. District administration, it is an organization. So thereby you have to understand the organizational view. तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, तो आप क्या पढ़ेंगे इसमें, दैट इज कॉल्ड सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी थ्योरीज, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स, है ना। तो सिस्टम अप्रोच इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच। सो सिस्टम अप्रोच आपके अंडरस्टैंडिंग को अलग लेवल पे ले जाएगा। देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द कंटिजेंसी थ्योरीज लाइक द पोर्टर एंड लॉयर, हॉल एंड हैस, ऑल दीज यू हैव टू स्टडी हियर, ठीक। ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम लोग बात करते हैं तो देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट यू हैव टू स्टडी, जैसे एक होता है जिसको बोलेंगे हम लोग ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। यू हैव टू स्टडी अबाउट ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस यू हैव टू स्टडी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अभी के टाइम में क्या है, सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशंस, सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशंस। सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ यू हैव टू आल्सो स्टडी अबाउट द स्प्लिट सिस्टम। स्प्लिट सिस्टम, स्प्लिट सिस्टम में डायरेक्टरेट और सेक्रेटेरिएट दो अलग अलग फंक्शंस हैं। देन यू हैव टू स्टडी अबाउट द अटैच्ड ऑफिसेस। क्या पढ़ेंगे आप, अटैच्ड ऑफिसेस। देन यू हैव टू स्टडी अबाउट देयर इज कॉल्ड देयर आर द अटैच्ड ऑफिसेस, ऑल दीज यू हैव टू स्टडी अबाउट। तो ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको थ्योरी प्रेमाइस के साथ अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ समझना है। जब हम लोग ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे PSU हो गया तो जनरली उसको किस शेप में दिखाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर शेप, है ना। ट्रायंगुलर शेप में दिखाया जाता है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, कि हायरार्की है, इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होगा।
लेकिन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं जो सिचुएशनल्स होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस बेस्ड होता है, उसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब देयर इज नो हायरार्की, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की नहीं होता है। सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अभी के टाइम में हम लोग बात करते हैं ओला, उबेर, रैपिडो, इन सब का हेडक्वार्टर्स हम लोग नहीं देखते हैं, है ना। सो देयर बाय ये सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशंस में आता है। सो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशंस, स्प्लिट सिस्टम दैट इज कॉल्ड पॉलिसी मेकिंग, एक का टास्क होगा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दूसरा का टास्क होगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड स्प्लिट सिस्टम, है ना। डायरेक्टरेट वर्सेस सेक्रेटेरिएट, है ना। स्प्लिट सिस्टम में आप ये सब पढ़ेंगे, दैट इज डायरेक्टरेट वर्सेस सेक्रेटेरिएट। नाउ हेडक्वार्टर्स एंड द फील्ड दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप, ये एक टॉपिक दिया हुआ है। हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड रिलेशनशिप में व्हाट यू हैव टू स्टडी, you have to study about the line and staff agency. What you have to study, line and staff agency, ठीक है। फील्ड वर्कर्स होते हैं और सेक्रेटेरियल वर्कर होते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन एंड स्टाफ एजेंसी। समझ में आया? तो धीरे धीरे ये सब समझ में आ जाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प यू टू इम्बाइब, इंडोक्ट्रिनेट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। नाउ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की चर्चा करेंगे। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में आप क्या पढ़ेंगे, देयर इज कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, इट इज द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, दैट इज कॉल्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस। द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स ए कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, किस तरह से हमें काम करना है। देयर इज ए कंडीशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट, है ना। सो देयर बाय लिमिटेड गवर्नमेंट फंक्शंस अंडर चेक्स एंड बैलेंसेस अंडर द सिंड्रोम एंड नोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात करता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल की बात करता है, जुडिशियल कंट्रोल की बात करता है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। नाउ टू मेक दिस एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंट्रिक, to make the administration accountable, there are multiple roles of the various stakeholders to the society, where for example the role of media is a stakeholder, है ना। मीडिया के रोल्स है, हम लोग मीडिया को बोलते क्या है कि दिस इज कॉल्ड फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। सो मीडिया हैज अ रोल, इंटरेस्ट ग्रुप हैज अ रोल्स, जिसको प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, दे पुटिंग प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट। देयर आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, ये काम करते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर सिटीजन्स चार्टर्स, है ना। अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, टुडे वी डिस्कस अबाउट गुड गवर्नेंस अप्रोच, है ना। टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब कि देयर शैल बी मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्किंग अप्रोच। इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस वुड बी देयर, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। नाउ इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी में देयर आर सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर प्रोवाइड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। देयर आर ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशंस लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट की बात करेंगे। देयर आर सोशल ऑडिट्स, कि मतलब जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। द टैक्स पेयर्स मनी फाइनली जुडिशियस यूज हो, प्रूडेंट यूज हो, तो उसके लिए आप क्या पढ़ेंगे, सोशल ऑडिट पढ़ेंगे। सो ये चैप्टर आपके अंडरस्टैंडिंग को एक ब्रॉड लेवल पे ले जाएगा। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल आपके इंस्ट्रूमेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाएगा। सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ वेरी वाइटल टॉपिक दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक बहुत ही छोटा टॉपिक है बट स्कोरिंग एरिया है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आप मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, प्रोफेसर स्वाज व्यू, ये बहुत सारी चर्चा करेंगे यहाँ पर। देयर इज कॉल्ड डाइसी कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एवी डाइसी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्टेबल है, वी हैव टू स्टडी हियर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज ऑल्सो नोन एज द सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशंस, है ना। जैसे लॉ बनाना, ये लेजिस्लेशन कहलाता है। लॉ बनाना किसका टास्क होता है, इट इज द टास्क ऑफ लेजिस्लेचर, इट इज द टास्क ऑफ लेजिस्लेचर। बट लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव्स को जब एम्पावर करता है कि आप लॉ बना ले, एंड द फ्लेश, जैसे द लेजिस्लेचर विल प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ, स्केलेटन ऑफ द लॉ, है ना। स्केलेटन ऑफ द लॉ इज प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, बट द प्रोविजंस, फ्लेश एंड मसल्स, है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, फ्लेश एंड मसल्स, है ना। द फ्लेश एंड मसल्स आर फिल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो इस तरह से जो लेजिस्लेशन बनता है दैट इज कॉल्ड
डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आप डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वहाँ पर आप पढ़ेंगे कॉमन लॉ सिस्टम, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, माने थ्योरेटिकल ओरिजिन एंड प्रीमाइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ऑल दिस यू हैव टू स्टडी हियर। नाउ 7th unit is the comparative public administration, CPA, comparative public administration को क्या बोलेंगे? CPA। देखो बिना कंपैरेटिव स्टडी का कोई भी चीज शार्पन या परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। जैसे टेस्ट सीरीज हेल्प करता है क्या? आपके वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए। सेम एज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन इवॉल्व थ्रू द कंपैरेटिव स्टडी। वुड्रो विल्सन को कंपैरेटिविस्ट भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड विल्सन, जो फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल्सो रिगार्डेड एज द कंपैरेटिविस्ट। उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? कंपैरेटिविस्ट, है ना। तो कंपैरेटिव स्टडी में अलग अलग कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में जानना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जब स्टडी करेंगे तो डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री के बीच में एक कंपैरेटिव अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिस्क बिकम वेरी इंपॉर्टेंट और एक रिस्क के आइडियाज को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें जानकारी रखनी है। दैट इज कॉल्ड 1950s that is called the development administration, 1960s there is called comparative public approach, 1970s there is a time for new right philosophy, 1980 there is a time for new public that is called NPA or that is called NCPA, this is the time. Then 1990 onward this is called governance approach, this is called governance era। इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिसिप्लिन है उसके इमर्जेंस का आप ध्यान रख सकते हैं कि पहले डीए था, फिर सीपीए है, फिर एनआरपी, न्यू राइट फिलॉसफी, जब गिविंग रोल मोर एंड मोर स्पेस टू द प्राइवेट सेक्टर, ऐसी बात होती है। सो ये कंपैरेटिव अप्रोच में पोस्ट वेबरियन मॉडल आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है दैट इज कॉल्ड फ्रेडरिक्स रेगिसियन मॉडल और प्रिज्मेटिक साला मॉडल। व्हाट इज द मॉडल? दैट इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक साला मॉडल। जब आप ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं आप ना? ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है दैट इज कॉल्ड वेबरियन मॉडल, है ना। किसका थ्योरी सबसे एक्सेप्टेबल है? मैक्स वेबर, दैट इज कॉल्ड वेबरियन थ्योरी ऑन ब्यूरोक्रेसी। बट ब्यूरोक्रेसी हैज द लिमिटेशंस। ब्यूरोक्रेसी इज मोस्ट सक्सेसफुल इंस्ट्रूमेंटल जब डेवलप्ड कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, बट डेवलपिंग कंट्री में कंटेक्स्ट डिफरेंट है। डेवलपिंग कंट्री में आपको क्या मिलेगा? इम्बैलेंस पॉलिटी। क्या मिलेगा आपको? इम्बैलेंस पॉलिटी, माने एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस के बीच में इम्बैलेंस कंडीशन है। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्ट नहीं अप्लाई कर सकते, तो कौन सा सक्सेसफुल मॉडल अप्रोच है? रिक्सियन मॉडल। तो रिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तब ये सब कैसे आए? जब कंपैरेटिव अप्रोच शुरू होता है ना। सो दैट इज द रिलेवेंस ऑफ सीपीए। तो यहाँ पर हम लोग वो सब पढ़ेंगे। नाउ कंपैरेटिव स्टडी के साथ साथ जो अंडरस्टैंडिंग विद द डेवलपमेंट, ये कंसेप्ट भी इवॉल्व हुआ। जब आप अलग अलग कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो डेवलपमेंटल डायनामिक्स पढ़ते हैं। तो डेवलपमेंटल डायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं? दैट इज कॉल्ड द डीए, माने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डेवलपिंग कंट्री, है ना। ये डेवलपमेंटल डायनामिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इट इज बेसिकली एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, आइडिया है जो कि वेस्ट ने बनाया। और वेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में समझना डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, तो यहाँ क्या बोलते हैं अपन लोग? सो यू हैव टू स्टडी हियर द कंसेप्ट ऑफ व्हाट देयर इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ये आइडिया सोल्ड आइडिया है, कैसे इमर्ज होता है। चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एक पैराडाइम्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो इस आइडियोलॉजी को अपोज करेगा उनको एंटी डेवलपमेंटल थेसिस में पढ़ेंगे, लाइक फंडामेंटलिस्ट, इन्वायरमेंटलिज्म, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, फूड सिक्योरिटी मूवमेंट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड एंटी डेवलपमेंटल थेसिस में, है ना। क्या पढ़ेंगे? एंटी डेवलपमेंटल थेसिस, या फिर दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेवलपमेंटलिज्म भी बोला जाता है। नाउ डेवलपमेंट हैव द रिलेशंस विद द ब्यूरोक्रेसी। सो ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या रिलेशनशिप है? यू हैव टू स्टडी। सिमिलरली डेवलपमेंट वर्सेस द स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, माने जो न्यू राइट फिलॉसफी वगैरह भी पढ़ा, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ जानकारी रखनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टडी हियर।
सो इसमें और बहुत सारी बातें सीखेंगे जब हम लोग चर्चा करेंगे। यू हैव टू स्टडी अबाउट द वुमेन एंड डेवलपमेंट, है ना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट, वुमेन इन डेवलपमेंट मॉडल, है ना। यू हैव टू स्टडी अबाउट WID मॉडल, that is women in development model. You have to study about the gender and development model, GND model. So ये सब चीजें आप developmental dynamics में पढ़ेंगे. Now then 9th unit it going to discuss about personal administration. तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में जो सेकंड ARC की रिपोर्ट है उसको आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जाननी है, लाइक रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, करियर एडवांसमेंट, पोजीशन क्लासिफिकेशन, है ना। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड पोजीशन क्लासिफिकेशन, रैंक क्लासिफिकेशन, राइट। डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, कि साइंटिफिक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए। सिमिलरली पे एंड सर्विस कंडीशन, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, दैट इज व्हाइटले कमीशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आप पढ़ेंगे, व्हाइटले कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना है। ग्रीवांस रिड्रेसल, कोड ऑफ कंडक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, दैट इज इथिक्स इन गवर्नेंस को भी पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, है ना। यू हैव टू स्टडी अबाउट इथिक्स इन गवर्नेंस। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड ARC इट इज अ वैल्यूएबल एसेट। एसेट मतलब इसके जो रिपोर्ट्स हैं इसको आपको रेफर करना पड़ेगा। तो आपका जो GS पेपर 4 है वो भी कहीं ना कहीं कवर होता है जब आप पेपर 1 को कवर करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द पब्लिक पॉलिसी। 10th यूनिट इज द पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी एक डिफरेंट टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है। इसमें अच्छे से पढ़ना है कि हाउ दिस पब्लिक चॉइस अप्रोच ये काम करता है, एंड ऑल वेरियस एस्पेक्ट वी विल डिस्कस। देन 11th is the techniques of administrative improvement. Techniques मतलब how the administration should be more and more effective. MIS, PERT and CPM ये specific आपको जानना है। Then various organizations and methods के बारे में पढ़ना है, like linear programming methods, है ना। There is called different approaches you have to study. They are called e-governance and information technology, है ना। This is a very important. E-governance के बारे में पढ़ना है। E-governance मतलब today we discuss about what? UPI पेमेंट। आज किसकी बात करते हैं, डिजिटल ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, है ना। देयर इज कॉल्ड मोबाइल गवर्नेंस, देयर इज कॉल्ड जैम ट्रिनिटी, है ना। जैम ट्रिनिटी, यू नो इट, नाम सुने होंगे, जैम ट्रिनिटी मतलब जनधन, आधार एंड मोबाइल। ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, हाउ दिस इज पॉसिबल, जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। So what is digital, what is e-governance? That is called applications of the ICT, informations and communication technology for effective service delivery. आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अप्रोच, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू गवर्नमेंट अप्रोच, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच। ये सारे अप्रोचेज कैसे पॉसिबल हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस अप्रोच। सो टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट ये हम लोग पढ़ेंगे 11th यूनिट में। MIS, PERT, CPM के बारे में और अच्छे से पढ़ना है ना। दैट इज कॉल्ड फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी यू हैव टू स्टडी, पब्लिक बोरोविंग्स, पब्लिक डेट, वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, फॉर्म्स ऑफ द बजट, forms of the budget like the line item budgeting, performance budgeting, gender budgeting, PPBS system, outcome budgeting, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे यहाँ पर। पूरा पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देयर इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स मतलब यू हैव टू स्टडी अबाउट द CAG एंड यू हैव टू स्टडी अबाउट द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये सब चीज़ें आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, मतलब यू हैव टू स्टडी, that is called financial administration. So there is also a report by second ARC, this is very important, है ना। So ये हो गया आपका पेपर 1, और पेपर 1 में आपके कितने यूनिट्स हैं, there are the 12 units. All the units at least requires 12.5 months, है ना। उसके पहले ये आप नहीं कवर कर सकते हैं, it requires a concerted time, a genuine time. Now after the paper 1, let's discuss a little bit about the paper 2. पेपर 2 इज अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और आपके जनरल स्टडी के चीज़ों को भी ये बूस्ट अप करता है। द यूनिट 1 इज द इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं वी जनरली रेफर 3 मॉडल्स। व्हाट आर द 3 मॉडल, दैट इज कॉल्ड मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड इज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 हमारे रेफरेंस मॉडल हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सो Mauryan administration, from where you get the information, it is the Kautilya's Arthashastra. So there is the first thing. Mughal administration,
Example, legacy of British rule in politics and the administration you have to study. Then उसके बाद the post independence, that is called Indianization of the public services. जैसे Indian civil services ये बन गया IAS, Indian policing बन गया क्या ना Indian police service. Then we have the all India service we have created. साथ ही साथ और भी various other aspect of चीज़ें जो बाद में की गई उसके बारे में पढ़ना है. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना, ऑल दी जो आई होप अब समझ में चीज़ें आ रही होंगी. सेकेंड इज द फिलोसॉफिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट है ना. सो इसके बारे में पढ़ना है. द गवर्नमेंट इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. द गवर्नमेंट शुड फंक्शन बाय द रूल ऑफ लॉ. सो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में पढ़ते हैं. आप सेलिएंट फीचर्स की बात करेंगे तो सेलिएंट फीचर्स मतलब देयर इज ए गुड अंडरस्टैंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में आपको जानकारी होनी पड़ेगी, तभी आप पेपर 1 में अच्छा कर पाएंगे. देयर इज कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर, ब्यूरोक्रेसी एंड द डेमोक्रेसी, द ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. ये थोड़े कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हैं, लेकिन आपको एक कंप्रिहेंसिव वे में इन चीज़ों को कवर करना होगा. ठीक है. Now next is the public sector undertakings. The public sector undertaking जो है जिसको क्या बोलेगा अपन लोग PSUs है ना, we call it the PSU या public sector enterprises. तो यहाँ पर भारत में public sector in modern India, forms of the public sector undertaking, problems of autonomy, accountability and control, impact of liberalization and privatization, ये सब आप पढ़ेंगे इस PSU यूनिट में है ना. अब नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज योर यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कि जैसे केंद्र में सरकार के बारे में पढ़ना है, लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसके स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में. देन रिसेंट ट्रेंड्स इन इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है ना, रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन, पूंजी कमीशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी. देयर इज कॉल्ड कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, देयर इज कॉल्ड PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, देयर इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. ये सब चीज़ें आपको जानकारी रखनी पड़ेगी जब आप यूनियन एग्जीक्यूटिव्स पढ़ेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट पढ़ेंगे. ठीक है. देयर आर मिनिस्ट्रीज एंड द डिपार्टमेंट्स, देयर आर बोर्ड्स, कमीशंस, अटैच्ड ऑफिसेज, फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस. आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बेसिकली यहाँ पर पढ़ेंगे. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेकेंड ARC का एक रिपोर्ट भी है तो ये आपको हेल्प करेगा. ठीक है. Now next unit is the plans and the priorities. Plans and priorities मतलब you have to study about the planning because Constitution of India है ना, Constitution of India हमें किस तरह के इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इंडिकेटिव प्लानिंग, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फ्यूजन है. सो प्लान्स एंड प्रायोरिटीज में यू हैव टू स्टडी अबाउट द प्लानिंग. द प्लानिंग के लिए देयर इज कॉल्ड मशीनरी फॉर प्लानिंग मतलब व्हाट, यू हैव टू स्टडी अबाउट द प्लानिंग कमीशंस. अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहा तो यू हैव टू स्टडी अबाउट द नीति आयोग. सो प्लानिंग कमीशन एज ए पास्ट, एज ए हिस्ट्री आप पढ़ेंगे. सो रोल, कंपोजिशन, फंक्शंस ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो PC के जगह पर क्या हो जाएगा, नीति आयोग. राइट. नाउ देयर इज रोल ऑफ NDC, तो ये सब आप पढ़ेंगे. इंडिकेटिव प्लानिंग मतलब वही मिक्स्ड इकोनॉमी वाला कंसेप्ट. प्रोसेस ऑफ द प्लान फॉर्मुलेशंस एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग. ये प्लानिंग ठीक है, बट 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जब पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आ गए तब हमें क्या क्रिएट करना पड़ा, स्टेट फाइनेंस कमीशंस. स्टेट फाइनेंस कमीशंस, देयर इज कॉल्ड स्टेट इलेक्शंस कमीशन. तो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का कंसेप्ट भी हमें इसमें जानकारी रखना है. नाउ प्लान एंड प्लानिंग के बाद स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब राज्य सरकार के बारे में पढ़ना है. स्पेसिफिकली दैट इज कॉल्ड यूनियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन. जब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है 3 डायमेंशंस. कौन कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255 याद है. देन सिमिलरली लेजिस्लेटिव रिलेशंस, देन फाइनेंशियल रिलेशंस. द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन एग्जीक्यूटिव की बात करें, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, देन स्टेट सेक्रेटेरिएट एंड डायरेक्टरेट, स्प्लिट सिस्टम ऑलरेडी चर्चा की है. तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट यूनिट इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस. ये भी बहुत ही स्मॉल यूनिट है, स्कोरिंग एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इट इज द कोर. जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो 3 यूनिट है. देयर इज कॉल्ड ट्राइपॉड, दैट इज कॉल्ड रूरल डेवलपमेंट, देयर इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
रूरल डेवलपमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज द लोकल स्टेट गवर्नमेंट, तीनों को मिला के पढ़ना होता है, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस, देयर इज कॉल्ड चेंजिंग रोल एंड द प्रोफाइल ऑफ द कलेक्टर, किस तरह से रोल ऑफ द कलेक्टर, इंस्टीट्यूशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इवॉल्व हुआ और आफ्टर द इंडिपेंडेंस इसका एक डिफरेंट या दैट इज कॉल्ड चेंजिंग रोल के बारे में पढ़ना है। यूनियन स्टेट लोकल रिलेशंस है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पेरेटिव्स ऑफ द डेवलपमेंटल मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आप पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज दिस, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशंस। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस में ना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज में क्या पढ़ेंगे, देयर इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, स्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग है ना, देयर इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन, स्टाफ एसोसिएशन, पॉलिटिकल राइट, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, सिविल सर्विस एक्टिविज्म है ना। सो हाउ द सिविल सर्वेंट्स आर रिक्रूटेड, दैट इज कॉल्ड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन सिमिलरली सिविल सर्विस एक्टिविज्म है ना, सिविल सर्विस एक्टिविज्म का मतलब व्हेन द सिविल सर्वेंट एक्ट इन ए प्रोएक्टिव मैनर, राइट, तो उसको सिविल सर्विस एक्टिविज्म में। देयर शैल बी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जिसमें सिविल सर्विस बोर्ड की बात होती है ना, जैसे आप बोलते हैं कि दैट देयर इज कॉल्ड कैब सेक्रेटरी, तो कैबिनेट सेक्रेटरी उसको क्या बोलते हैं, कंसाइंस कीपर। स्टेट की बात करेंगे तो चीफ सेक्रेटरी है ना, चीफ सेक्रेटरी जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट इन द स्टेट होते हैं वो क्या होते हैं, कंसाइंस कीपर। तो से साथ ही साथ ना यू हैव टू स्टडी कि व्हाट आर द ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, व्हाट आर द कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब व्हाट टू डू, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन, स्टाफ एसोसिएशन, ये सब आप पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज में। ठीक, नाउ सिविल सर्विसेज के बाद आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप बजट एज ए पॉलिटिकल टूल, ये सबसे पहले बात पढ़ेंगे। बजट इज ए पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, बजट जनरली यू नो इट इज एन इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है ना, दिस इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट हियर यू हैव टू स्टडी इट इज ए पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन बाय एस रूबिन्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चर्चा करेंगे जब इस पे बात करेंगे। देयर इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक एक्सपेंडिचर, रोल ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन द मॉनेटरी एंड फिजिकल एरिया, अकाउंटिंग टेक्निक्स, ऑडिटिंग, रोल ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट एंड CAG, मतलब एनालिटिकल एस्पेक्ट में द रोल ऑफ कैग आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट यूनिट पे चले। द नेक्स्ट यूनिट इज योर, देयर इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सिंस इंडिपेंडेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इज ए वाइटल एरिया। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में मेजर कंसर्न्स क्या क्या है, जैसे आज बात करते हैं, टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ गवर्नेंस है ना, एंड वी आर प्रोमोटिंग एन अप्रोच दैट इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस अप्रोच। सरकार का नारा है दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। व्हाट इज मिनिमम गवर्नमेंट? अभी कुछ लोग शायद गवर्नेंस या गवर्नमेंट में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन घबराना नहीं है, बस सुनते जाना है। गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? गवर्नमेंट बेसिकली ज़्यादा फॉर्मल है, गवर्नेंस इनफॉर्मल है। गवर्नमेंट एक की जिम्मेदारी है, गवर्नेंस मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच की बात करता है। तो ये सारी चीज़ें रिफॉर्म्स के पार्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस किस तरह से चेंजिंग प्रोफाइल है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डायरेक्शन में क्या काम किया गया, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या काम किया गया, ये सब एस्पेक्ट हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस में ना। उसके बाद हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं सिंस इंडिपेंडेंस। जैसे पता है कि स्टार्टिंग में क्या चलाए गए थे, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। उसके बाद एक पूरा स्टोरी लाइन है कि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, और फाइनली वी हैव द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बने, तो बाद में हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ऑल थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट हियर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और रूरल डेवलपमेंट। आए समझ में? सो बेसिकली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़े हैं तो आप 74th भी पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। तो म्युनिसिपैलिटी के बारे में तो यू हैव टू स्टडी द म्युनिसिपल गवर्नेंस। ठीक, मेन फीचर्स, स्ट्रक्चर, फाइनेंस, देयर इज कॉल्ड प्रॉब्लम्स, एरियाज, ग्रे एरियाज। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ग्लोबल लोकल डिबेट,
neo-localism, development dynamics, the politics and the administration with a special reference to city management. है ना, घबराना नहीं है. दिस इज द ओनली दिस डिस्कशंस अबाउट दिस सिलेबस. नाउ नेक्स्ट यूनिट की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या पढ़ेंगे? ब्रिटिश लीगेसी. देयर यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा पुलिस रिफॉर्म्स, है ना, कम्युनिटी पुलिसिंग्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन. ये सब चर्चा का विषय है. हम लोग लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, है ना. टुडे वी डिस्कस अबाउट द कम्युनिटी पुलिसिंग. क्या बात करते हैं आजकल हम लोग? कम्युनिटी पुलिसिंग्स. अभी भी पुलिसिंग जो है वो टैग के साथ घूमता है, दैट इज कॉल्ड ए टैग विथ फियर, है ना. सो पुलिसिंग कैसा होना चाहिए? हमारा पुलिस वी फीलिंग होना चाहिए. सो देयर शैल बी रिफॉर्म्स इन पुलिस मैनेजमेंट, दैट इज कॉल्ड नेशनल पुलिस कमीशन, नेशनल पुलिस एक्ट. तो इसमें बहुत सारे कमीशंस कमिटीज आए, लाइक रोबेरो कमीशंस, पद्मनाभ भैया कमीशंस. ये सब हम लोग पढ़ेंगे लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिग्निफिकेंट इशूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज, रेगुलेटरी कमीशंस, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस, problems of administration in coalition regimes, disaster management, crisis management, corruptions and administration, all things we will going to study in issues areas, right? So basically जब आपका एक अंडरस्टैंडिंग कवरेज इस पेपर में हो जाएगा, so this will give you ample confidence, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज और अदर जनरल स्टडी के सब्जेक्ट में भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन से, राइट? अब थोड़ा स्ट्रेटेजी एंड अप्रोच की बात करें, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल यूपीएससी द्वारा 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन 1987. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट इन एक्शंस. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन है, मतलब एरिया ऑफ स्टडी है, साथ ही साथ ये प्रैक्टिस है, एक एक्टिविटी है, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट इन एक्शंस. गवर्नमेंट इन एक्शन इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिज्मिक कॉन्सेप्ट. इट इज ए रिस्पॉन्स टू द सोसाइटी, देयर बाय इट इज एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट. ये कैसा कॉन्सेप्ट है? इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, राइट? तो इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, तो इसको कभी भी हम लोग फाइनली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो फ्रेडरिक मॉसेर बोलते हैं इट इज बेस्ट दैट इट शुड बी लेफ्ट अनडिफाइंड, है ना. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डायनामिक कंसेप्ट है, तो इसमें हमें अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते रहना चाहिए, इसको डिफाइन करने की कोशिश नहीं करना चाहिए. सो देयर इज ए थिंकर दैट इज फ्रेडरिक मॉसेर, ही से इट शुड बी लेफ्ट अनडिफाइंड, है ना. तो ये सब चर्चा करेंगे, जब आप थिंकर्स पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा. Now, public administration is external part of the government. वही है government in actions. Public administration is concerned with implementation of public policies and law. माने executive arms of the government भी है. तो जब हम लोग मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा करेंगे, तब हम लोग बहुत सारी स्कूल्स ऑफ थॉट्स की बात करेंगे. देयर इज कॉल्ड नैरो स्कूल्स, देयर इज कॉल्ड ब्रॉड स्कूल्स, देयर इज कॉल्ड पोस्ट कॉप व्यू. ये सब चर्चा करेंगे, देन ये सारे लाइन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है. सो स्ट्रैटेजी में क्या बात करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू मेक योर पेपर वन एज कॉम्प्रिहेंसिव, एज इंटेलिजिबल, एज लूसिड एज पॉसिबल, एंड देन अप्लाइड पार्ट यू शुड इनकलकेट, क्योंकि दोनों फिर एक दूसरे को क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा, सप्लीमेंट करेगा. सो दिस सेशन इज टू शेयर इंफॉर्मेशंस, a strategy and the syllabus discussion about your public administration as an optional माने लोक प्रशासन जो वैकल्पिक विषय होता है, ठीक है. आई होप ये सेशन थोड़ा फ्रूटफुल रहा होगा. आने वाले समय में बहुत सारे जो टर्म्स अभी नए लग रहे होंगे वो आपको सब पढ़ना है, और जो क्लासेस होंगी कॉम्प्रिहेंसिव वे में होगा. और डोंट बोदर, ये प्रोग्राम 3 से 4 महीने का होगा, and after the 3 to 4 months you would be in a better position than this program. Possibly a landmark होगा, and possibly it's eye opener for everyone कि public administration हमें पढ़ना चाहिए. So tomorrow we will meet, we will start our session from administrative thinkers and especially F.W. Taylor, that is called Taylor's theory or Taylorian philosophy. तब तक के लिए गुड बाय, सभी को गुड नाइट, और अच्छे से पढ़ाई करें, एंड कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग
जो बुक लिस्ट का वीडियो वो सेपरेट वे में डाल दिया जाएगा, आप फिर देखते रहेंगे। सो फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।